बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं और आप PSL 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं। नाज़रीन, आज डबल हेडर चल रहा है। लाहौर कलंदर का मैच हम देख रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी के साथ चल रहा है। बड़ा अच्छा टारगेट दिया पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, 207 रन उन्होंने बनाए। लाहौर कलंदर का चेस तो चल रहा है बट बड़ा ट्रम्बल कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा मैच भी होगा जी, मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो शाम 7 बजे होगा। और कल भी हमने देखा कि एक मैच खेला गया कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर का, और कोयटा ग्लैडिएटर ने ये विक्ट्री 4 विकेटों से अपने नाम की। इस पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ शो में मौजूद है ज़ाहिर बाजवा साहब और मुनाहिल शेख। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी, आप लोगों ने टाइम दिया। डिस्कशन मेरा ख्याल है अभी के मैच की कर लें पहले। बिल्कुल, इस वक्त तो काफी अपसेटिंग मैच चल रहा है। मतलब ये मैं अभी देखा तो आई वाज लाइक लेकिन हो क्या रहा है। प्रेडिक्शन पे पहले आते हैं। कल मेरी प्रेडिक्शन मेरी नहीं आप जीत के चले। प्रेडिक्शन ठीक होगी। हाँ, मेरी प्रेडिक्शन ठीक होगी। अच्छा था कि कुछ उसके साथ हम अटैच कर लेते, कोई पार्टी शार्टी तो ज़्यादा बड़ा अच्छा था। इंटरेस्टिंग मैच था कि आखिरी गेंद तक आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते थे कौन सी टीम जीतेगी, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ PSL। और मेरा तो मानना ये था कि कल जब मैं मैच देख रहा था, दोनों कोशिश कर रही थी कि नहीं आप जीत लें, वो कह रहे थे नहीं आप जीत लें, और दोनों ने इतना एक भाईचारे का सबूत दिया और कोशिश की कि हम आखिरी नंबर पे रहेंगे। बट इवेंचुअली हमने देखा कि बात कर रहे थे कराची सक्सेसफुल रही। ये दोनों टीमें इसलिए खेली थी कि कौन टॉप करेगा टेबल नीचे इरफान, प्रेडिक्शन की बात करें, आज के मैच पे लगा लेते हैं पहले तो। नहीं, उस पर मैं पूछूंगा आपसे कब लगानी है। अच्छा, हम थोड़ी सी बात करते हैं पहले। चलें कल वाले मैच को हम कंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा टॉस जीता सरफराज ने, और हमें लग यही रहा था कि वो शायद जो माइंड सेट बना हुआ अभी तक कैप्टन का, चेस को प्रेफरेंस दे रहे हैं। टोटल बड़ा नहीं था, जो इन विकेट पिंडी की विकेट को कंसिडरिंग रखते हुए कंसिडरेशन में ड्यू फैक्टर तो नहीं आ रहा, बट फिर भी प्योर बैटिंग पैराडाइज जिसे कहना चाहिए। 164 रन कोई बड़ा टारगेट नहीं था। अगेन वही मिस्टेक हमें, अगर हम बैटिंग लाइनअप की बात करें, अगर कराची की, इमाद फिर थोड़ा डीप आए, जो हमने कंटिन्यूसली, मैं तो खास तौर पे बात कर रहा हूँ कि इमाद अपने बैटिंग ऑर्डर के ऊपर क्यों नहीं लेके आ रहे। लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए। और आके जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है, 150 से प्लस उनकी एवरेज चल रही है, स्ट्राइक रेट 190 के करीब है। इससे ज्यादा मेरा ख्याल है फॉर्म ऑफ इस लाइफ वो वेल कर रहे हैं। कैसे देखा कराची की बैटिंग को आपने? जो ओवरऑल कल हम मैच को एनालाइज करें, मेरे ख्याल में तो जब कराची किंग्स के खिलाफ मैच होता है तो मार्टिन गप्टिल कोई और हमें खेलने को आता है। पहले मैच में भी उसने, मार्टिन गप्टिल ने कराची के खिलाफ सिंगल हैंडेडली कोयटा को जिताया, और कल वाला मैच में भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही ऑर्डिनरी थी। अगर आप टीम परफॉर्मेंस देखें तो कोई इतनी अच्छी टीम परफॉर्मेंस नहीं थी। सिंगल हैंडेडली मार्टिन गप्टिल ने उन्हें कल वाला मैच जिताया। जहां मार्टिन गप्टिल की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन कराची किंग्स ने भी उन्हें बहुत ज़्यादा मौके दिए, उनके कैचेस छूटे। आप जब बड़े प्लेयर्स के कैचेस छोड़ते हो तो उन्हें सिर्फ एक आधा चांस ही चाहिए होता है, और आपको अगर आपने मैच जीतना है तो आपको क्लिनिकल होना पड़ता है। तो वो हमें क्लिनिकलिटी कराची किंग्स की तरफ से नज़र नहीं आई। बहुत से ऐसे मौके थे जिनमें वो मैच को किल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लूज किया। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है कि कल जो गप्टिल ने खेला शुरू से लेके उन्होंने आखिरी बॉल तक, और उन्होंने क्या बाउंड्रीज, बहुत खूबसूरत शॉट्स उन्होंने मारी, उन्होंने अपनी सारी वेरिएशंस दिखाई कि वो उन्होंने सिक्सेस भी किए, फोर्स भी किए, रन्स भी बनाने की कोशिश की उन्होंने। और उसके बाद दूसरी जो बात है कि उन्होंने अपनी कभी हार नहीं मानी। हमने सरफराज भी देखा जिस तरह आउट हो गए, लेकिन उसके बाद भी वो रन्स भी लेते रहे, और बहुत अच्छा गप्टिल ने खेला, और वो उन्होंने बचा लिया कोयटा ग्लैडिएटर्स को कि एलिमिनेट ना हो। नहीं, देखिए हम ओवरऑल एनालाइज करें तो टोटल 164 कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं था, और उसमें देखिए रिसिंगटन की जो इनिंग थी वो स्टैंड आउट किया। उन्होंने 69 रन स्कोर किया और 45 बॉल्स पे उसने एक बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी समहाउ प्रोवाइड कर दी। डिसेंट टोटल तो हो गया था। हमें ये नजर आ रहा था कि हसनैन अभी इंजर्ड है, उसकी जगह पे एमल खान को चांस दिया गया। इमर्जिंग जो है, उन्होंने 26 रन देके 2 आउट किए, अच्छा स्पेल किया, उससे टीम में काफ़ी स्टेबिलिटी आई। नसीम ने 2 आउट किए 31 रन देके। तो ओवरऑल जो था वो कराची का, हमने देखा कि कोयटा ने एक उनको अच्छे टोटल, जो चेजेबल टोटल है, उस पर उन्होंने आउट कर लिया या रोक लिया। जब उनकी बैटिंग आई तो हमने देखा कि टोटल क्रम्बल करना शुरू होगी बैटिंग लाइनअप। स्टार्ट से ही हमने देखा कि ओपनर भी जल्दी आउट हो गए, फिर उसके बाद नंबर 3, नंबर 4 उमर अकमल आए, नवाज आए, जो भी बैट्समैन आता था, इवन इफ्तिखार आए। इफ्तिखार तो पूरे ही इस टूर्नामेंट के अंदर हम नजर आ रहे हैं कि बहुत बुरा के गेंस फंस रहे हैं। उस पर हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। वहाब रियाज की नजर लगी है। नजर लगी है, जो 6 छक्के मारे। हम देख रहे हैं कि वो डिफरेंट प्लेयर नजर आते हैं पेस अटैक के अगेंस्ट। जैसे स्पिनर आते हैं खास तौर पे, और ये जो मिस्ट्री स्पिनर है, ये गुगली बॉलर है, लेफ्ट आर्म जो है चाइनामैन, इनको वो बिल्कुल पिक ही नहीं कर पाते। हमने वो उनका देखा
लाहौर कलंदर के अगेंस्ट मैच के अंदर भी कि जब राशिद खान आए उनको वो पिक नहीं कर पा रहे थे, कल भी हमने देखा कि तबरेज़ शमसी ने बड़ा खूबसूरत स्पेल किया। ये थोड़ा मेरा ओपिनियन, आप जहाँ प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन टीम मैनेजमेंट को भी थोड़ा बहुत ब्लेम लेना पड़ेगा। वजह उसकी है कि अगर आप हर मैच में अपना बैटिंग लाइनअप चेंज करो, किसी बैट्समैन को पता नहीं हो कि मेरा टीम में रोल क्या है, आया मैंने 1 डाउन जाना है, मैंने 2 डाउन जाना है, मैंने 3 डाउन जाना है, और किस पोजीशन पे जब मैं आ रहा हूँ, आया मैंने गेम को लंबा खींचना या अटैकिंग करनी है, तो कंसिस्टेंसी बैट्समैन को ना कॉन्फिडेंस मिलता है, ना उन्हें कंसिस्टेंसी उनके इन परफॉर्मेंस में आती है। तो इनके लिए, और हर मैच में, आज कल भी कोयटा ने बेशुमार चेंजेस किए। कल आपने देखा नवाज को इन्होंने 1 डाउन भेजा, तो कोयटा ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करे। और मेरा मानना यह है कि जिस तरह हफीज ने 1-2 मैच में एक में रन आउट रहे और ओवरऑल अच्छा खेल रहे थे, आपको सीनियर अप्रोच चाहिए। और अगर जो विक्ट्री जहां हम देख रहे हैं कि बड़ी शानदार इनिंग्स हमने गप्टिल की देखी 86 रन की, क्रेडिट सरफराज को भी देना पड़ेगा था कि उनकी इंजरी थी, वो इंजरी की वजह से लोअर ऑर्डर पे आए तो 5 आउट हो चुके थे, उनको पता था कि दिस इज द लास्ट प्लेयर। उन्होंने पूरी पार्टनरशिप बिल्ड की उस टाइम में गप्टिल के साथ, और उसी पार्टनरशिप की वजह से और एक एंड जो हिटिंग करना शुरू की गप्टिल ने, हमें सब मालूम है कि जब वो सेट होते हैं तो उनकी हिटिंग, जो पावर हिटिंग है, उन जैसा शायद अभी दुनिया में कोई हिटिंग नहीं करता। और उन्होंने एक दफ़ा फिर वो अपनी एक्सक्लूसिव बैटिंग के साथ सब दुनिया को दिखाया कि वो कितने एक्सप्लोसिव किस्म के बैट्समैन हैं, और उन्होंने शानदार किस्म के हिटिंग करके अपनी टीम को जिताया। और उसमें जितना हम बात करें तो उनका एक अगर हम उनकी डेप्थ देखें कोयटा ग्लैडिएटर की, तो इनके पास फिनिशर के रोल के अंदर कोई ऐसा प्लेयर हमें नज़र नहीं आ रहा था। बट जब से उन्होंने, कल हमने देखा कि पिटोरियस आया, उसने बॉलिंग के अंदर भी अच्छा स्पेल किया और बैटिंग के अंदर भी 2 कंसेक्टिव चौके लगा के उसने मैच को फिनिश किया। तो ये आपके पास फिनिशर भी बहुत मैटर करता है। जैसे हम कराची की हमेशा बात करें, ये इनके पास लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई फिनिशर के रोल के लिए बैट्समैन नहीं है। आमिर जमीन है, बट बिट्स एंड पीसेस में चलते हैं, कभी अच्छा चल गए कभी नहीं चले। तो ऐसा सॉलिड बैट्समैन जिसके पास पूरी हिटिंग की एबिलिटी हो, पावर हिटिंग की, वो बहुत जरूरी है। वैसे इरफान जब से विंस गए तो वेट भी मतलब बिल्कुल क्रम्बल कर चुके हैं, कल भी वो 0 पे आउट हो चुके थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है। मेरा अपना मानना ये है कि वेड ने सारी जिंदगी, बिग बैश में हमने देखा है कि वो ओपनर भी करते हैं, T20 में भी समहाउ कई मैचेस में हमने ओपन करते देखा है, बट उनकी जो सक्सेस आप देखेंगे ना, वो उनकी मिडिल ऑर्डर में ही है। हमें वर्ल्ड कप भी नहीं भूलना चाहिए 2022 वाला, जो उन्होंने सेमीफाइनल हमें हराया था और शहनशाह को 3 छक्के कंसेक्टिव लगा के तो मिडिल ऑर्डर में आके मिडिल ऑर्डर में फिनिशर के रोल में ज्यादा सक्सेसफुल है। वो पावर प्ले के ओवर्स होते हैं, कॉमन कन्वेंशनल लॉजिक तो ये है कि पावर प्ले के ओवर्स में फील्डर्स दायरे के अंदर होते हैं, तो आपके पास हिटिंग करने के मौके होते हैं। लेकिन पावर प्ले के ओवर्स में अगली टीम के भी जो स्ट्राइक बॉलर्स होते हैं वो बॉलिंग करा रहे होते हैं, वो स्ट्राइक बॉलर्स नॉर्मली बेस्ट बॉलर होते हैं बॉलिंग टीम के जी। और साथ ही साथ बॉल भी नहीं होती है, जब बॉल नहीं होती है लाइट्स के अंदर बॉल स्विंग भी करती है। हर बैट्समैन में ये काबिलियत या खसूसियत नहीं होती है कि वो पावर प्ले के ओवर्स में या बैट की टीम के लिए ओपनिंग कर सके। तो पावर प्ले के अंदर या ओपन करने के लिए जो बैट्समैन होता है वो एक खास किस्म की एक स्किल रिक्वायर्ड होती है, जो कि हर बैट्समैन में हमें नहीं होती। और इसी तरह वेड है, वो भी हिट एंड मिस रहे हैं। इस पर हम बड़ी डिबेट करते रहे हैं कि इनका क्या होना चाहिए, लेकिन अभी इस टाइम कराची के पास ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि शर्जील भी कोई इतनी अच्छी फॉर्म नहीं उन्होंने इस टूर्नामेंट में दिखाई, विंस भी चले गया। रोजिंगटन ने वैसे विंस के जाने के बाद अच्छा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन जो विंस का एक्स फैक्टर है वो नज़र नहीं आया। कल के मैच में मेरे लिए जो बड़ी इंटरेस्टिंग फैसेट था मार्टिन गप्टिल की इनिंग्स का, आप पहला मैच भी देखें जिसमें इन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ सेंचुरी की थी, उसमें भी देख लें, और अभी वाले मैच में भी गप्टिल हमेशा स्टार्ट स्लो करते हैं, और पहले 10 ओवरों में 10-12 ओवरों में वो जब सेट होने में उन्हें टाइम लगता है, पिच के मुताबिक एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और इसी तरह कल वाले मैच में भी उन्होंने ये किया, स्टार्ट उनका बड़ा स्लो था और आखिरी 5 ओवरों में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 70 के करीब रन किए हैं। और ओवरऑल PSL को अगर हम एनालाइज करें, टेंडेंसी हमें यही नज़र आ रही है कि आप आते साथ ही फ्रॉम द गेट को हिटिंग करना इतना आसान नहीं है। आपको पिच पे सेट होना पड़ता है, आपको कंडीशंस को असेस करना पड़ता है, आपको बॉलर्स का एनालाइज करना, टारगेट करना पड़ता है, कौन सा बॉलर किस बॉलर को हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये अगली टीम्स के लिए भी लेसन है कि जो सिचुएशन के मुताबिक आपने सेट होना है, बड़ा टोटल रखने के लिए आपने लंबा खेलना है, और उस सिचुएशन को देखिए। ग्रेट बैट्समैन की जब भी हम बात करते हैं वो फिनिशर के रोल में आता है, और गप्टिल की दोनों इनिंग्स ऐसी थी कि जो शायद इस PSL में वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स भी कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन बात फिर वही आती है कि आपने कंसिस्टेंसी रखनी होती है।
गप्टिल की तरफ से भी सिर्फ 2 मैचेस में इस तरह की बिल्कुल, हमने गप्टिल की भी यही देखा कि वो कभी बाकी परफॉर्म मैचेस कर के रहे हैं, कभी क्यों नहीं कर रहे पाए, हैं। ये अगर वो रोल इतना अच्छा डिफाइन करते हैं और ही नोज कि मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर हिटिंग की एबिलिटी मौजूद है और मैं जब चाहूँ अपना गियर शिफ्ट कर सकता हूँ पावर हिटिंग के लिए, तो फिर मेरा ख्याल है उन पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बाकी मैचेस में भी एटलीस्ट 2-3 मैच इस तरह के और खेलते, इनिंग्स खेलते ताकि चलते। तो ये कॉम्बो बनने में मेरा ख्याल है कई दफ़ा हमें टाइम लग अच्छा, जाता है। इरफान, नॉर्मली जिन मैचेस में ये क्लिक नहीं करते, तब इन्होंने जो हमने पहले अभी बात की है कि नॉर्मली ये स्लो स्टार्टर हैं, और जिन मैचेस में क्लिक नहीं करते सेट होने के बाद, तब दूसरी टीम पे, आने वाली टीम पे प्रेशर आ जाता है, क्योंकि उन्हें बॉल्स भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर ली होती हैं और फिर बॉल ज़्यादा कंज्यूम करने के बाद आउट हो जाते हैं और फिर ओवर पीछे रह जाते हैं, जिससे मिडिल ऑर्डर पे एक बिल्कुल अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है। अभी इजहार वैसे कराची की बात कर रहे थे कि उनके पास अब चांस और कोई नहीं है और कोई उनके पास प्लेयर नहीं है जो उनकी ओपनिंग पे है, लेकिन अब इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, क्या स्टैंडिंग है कराची की, क्या कहते में का कमबैक, अब उनका आखिरी एक मैच रह गया वो तो अभी इवेंट से बाहर हो चुके हैं, उनका तो समहाउ ऑफिशियली आज हो जाएंगे क्योंकि अभी उनके 4 पॉइंट और जैसे ज़ल्मी जीत के 8 पे जाएगी तो फिर तो ऑब्वियसली उनका चांस 0 हो जाएगा, ठीक है, और वो अब आउट हो जाएंगे। और उनका वैसे भी एक मैच रह गया जो उन्होंने लाहौर के अंदर के साथ खेलना लाहौर में, तो वैसे तो वो समहाउ ऑफिशियली तो बाहर ही हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ मिस्टेक की। मेरा जो मानना है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस माद की थी, मैं बार बार ये बात करता चला जा रहा हूँ कि माद को रियलाइज़ कर लेना चाहिए था। इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद अगर वो उनकी टीम लूजिंग साइड पे गई तो वो कहीं अगर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, थोड़ा सा अपने बैटिंग को ऑर्डर को ऊपर करते, तो ईजिली 3-4 ऐसे मैचेस ज़रूर थे जो कराची किंग 2-4-5 रन से हारा, वो उनमें से वो अपने नाम कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने डीप लेके गए, दूसरे बैट्समैन को चांस दिया, वो समहाउ वो चीज़ नहीं कर पाए, बॉल्स वेस्ट की। जब वो आए तो फिर सम टाइम वो समहाउ वो काफ़ी लेट हो गया उनके अच्छा लिए। इरफान, कल तो वैसे मोहम्मद आमिर ने भी काफ़ी रन कंसीड किए और कोई विकेट भी नहीं ले सके, तो ऐसी बॉलिंग उनकी नज़र आई कि जो कि उनको काफ़ी बाउंड्रीज लगी। नहीं, ओवरऑल देखा जाए तो उनका स्पेल बड़ा अच्छा था, पहला स्पेल भी बहुत अच्छा था, थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी रहे, कैच ड्रॉप हुआ, सेकंड स्पेल में भी कैच ड्रॉप हुआ, हमने फ्रस्ट्रेशन भी देखी उनकी, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन वाला एलिमेंट था काफ़ी वो था, वो थोड़ा अनलकी रहे और कई उन्होंने बड़ी अच्छी बॉल बैट्समैन को बीट भी किया, पैड्स पे भी 2-3 दफ़ा लगी, तो बॉलिंग तो वो अच्छी कर रहे हैं आमिर, लेकिन थोड़ा सा होता है कई दफ़ा आपकी लक होती है, आपको विकेट्स मिल जाती हैं, कई दफ़ा नहीं मिलती। तो मैं ओवरऑल तो उनके अगर एनालाइज करूँ बॉलिंग को, तो बॉलिंग उन्होंने बिल्कुल बुरी नहीं की, बड़ी ऑन चैनल ऑन द राइट लेंथ पे की, बट जब होता ही है कि जब आपकी टीम जीतती है तो फिर आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती है, हाइड हो जाती हैं। जब आप नहीं जीत पाती तो आपने 4 भी आउट किए हो, 5 भी आउट किए हो, तो वो आपकी चीज़ें सामने नहीं आती, उसको सब कुछ वो आप सेलिब्रेट नहीं कर पाते। चले अब दूसरे मैच, अभी के मैच की भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं जी। लाहौर के अंदर टॉप पे था और अब लग यही रहा था कि लाहौर के अंदर जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेलेगा, अनबीटेबल जाएंगे, अनबीटेबल जा रहे हैं, और हमें लगता था कि कुछ डिफरेंट वो करने की कोशिश करेंगे, बट हमने देखा कि ज़ल्मी ने बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का स्टार्ट लिया, और ज़ल्मी की तरफ से अगर हम बात करें तो क्या खूबसूरत इनिंग्स साइम अय्यूब ने अच्छा, खेली। लेकिन 207 रन हैं पेशावर ज़ल्मी के, ऐसा नहीं है कि लाहौर कलंदर्स ने ऐसा रन बनाया नहीं है T20 में, 200 से ऊपर वो गए हुए हैं। नहीं वो है, लेकिन अभी विकेट्स उनकी जिस तरह के टॉप ऑर्डर सारे आउट हो चुके हैं, तो वो बहुत क्रम्बल हो चुके हैं, बहुत विकेट गिर गए। अगर पेशावर ज़ल्मी की इनिंग्स का फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है आज के मैच में कि एक तो उन्होंने 207 रन भी किए हैं और वो 20 ओवर्स के अंदर ऑल आउट भी हो गए हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इतने स्कोर करने के बावजूद अभी तो मैं क्या समझता हूँ कि लाहौर के अंदर ने उनको अच्छा सस्टेन कर लिया, इजीली 225-30 नजर आ रहा था, ऑन बोर्ड था, लेकिन एंड में जैसे विकेट्स ली उन्होंने डेथ बॉलिंग के अंदर आके तो उन्होंने आउट किया। मुझे थोड़ा ना आज लाहौर कलंदर की बॉलिंग में कंप्लेसेंसी नजर आई, जो पिछले मैचेस में वो जीते आ रहे थे तो थोड़ा उनके अंदर शायद कंप्लेसेंसी आ गई, और इतनी वो एप्लीकेशन नजर नहीं है उनकी बॉलिंग में, इतनी सीरियसनेस नजर नहीं है, और कैचेस बहुत छोड़े। जब आप अच्छे प्लेयर्स को, टॉम कोलर है या फिर टॉम कोलर कार्डमोर हो गया या इवन साइम अयूब हो गया, बाबर आजम, जब ऐसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स के आप कैचेस ड्रॉप करते हो तो और उनको अपॉर्चुनिटी देते हो तो ये आपको डेफिनेटली पनिश करते हैं। अगर उसमें थोड़ी सी हम बात करें ज़ल्मी की, तो साइम अयूब की बात मैं करना चाह रहा था कि जिन्होंने 36 बॉल पे 68 रन स्कोर किए, और ये लड़का हारिस की जहाँ तारीफ कर रहे हैं, फखर की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा लड़का है जो हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर पूरा पोटेंशियल है कि वो इंटरनेशनल सर्किट पे आके अपनी परफॉर्मेंस शोकेस कर सकता है। क्या खूबसूरत हिटिंग की, 3 छक्के 8 चौके लगाए, और ख़ास तौर पे जब राशिद खान को, दुनिया के नंबर 1 स्पिनर को जब ये खेलने लगे तो खूबसूरत किस्म की हिटिंग की। अगर हम उसके साथ बाबर की इनिंग देखें, हमें पता है बाबर एंकर करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बट स्ट्राइक रेट अगर देखें जो हमेशा हम कंसर्न करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, PSL पे भी बाबर का 121 है, उन्होंने 41 बॉल्स पे 50 की।
तो मेरा ख्याल है एक ये एरिया है जो बाबर को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर तो ये लड़के कंपनसेट कर रहे हैं, टाइम की बात करें, हारिस की बात करें, ये करके फिर अगर देखें कि कॉलर ने फिर आके अगेन वही खूबसूरत कॉलर का इनिंग्स खेली। 225 का स्ट्राइक रेट, उन्होंने 16 बॉलों पे 35 किया। तो ये अब जो T20 की डिमांड है ये ऑल टुगेदर चेंज हो चुकी है। अब आपको स्पेस पे जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो शायद बाबर का अब ये माइंडसेट बन चुका है कि मैंने एंकर के रोल को ही पाकिस्तानी टीम में भी और अपनी टीम में भी, ज़ल्मी की टीम में भी इसी तरह लेके चलना है। बट अगर किसी दूसरी टीम ने आज तो जैसे लाहौर के अंदर की बैटिंग फ्लॉप हो गई है, वो नहीं कर पाए उस तरह, बट अगर आपको बड़ा टोटल लग गया तो फिर आपको दोनों एंड से रन चाहिए होते हैं, जैसे हमने वर्ल्ड कप के अंदर भी कुछ मैचेस में देखा। तो मेरा ख्याल है बाबर को इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। और रिजवान की भी हमने बात की कि इनका स्ट्राइक रेट दोनों का कम होता है। एवरेज का अच्छा होना या वो तो बिल्कुल हम सब मानते हैं कि वो एक वैल्यू रखते हैं, बट साथ स्ट्राइक रेट को भी इम्प्रूव करना मेरा ख्याल है इनको करना पड़ेगा। अभी अगेन बहुत कैरियर इनका पड़ा है और अगर T20 में ये समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को लंबा टाइम सर्व करना, तो ये एक ऐसा एरिया है जिसको अब मॉडर्न डे क्रिकेट में इनको इंडक्ट करना पड़ेगा। आज जहां लाहौर की बैटिंग फ्लॉप हुई वहां पे हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी की बहुत अच्छी फॉर्म लगी है, 4 विकेट्स उन्होंने लिए और उनकी 7.75 की इकॉनमी भी रही। जी, आज मुझे शाहीन के अंदर एक अच्छी चीज़ ये नज़र लगी कि आज उन्होंने जब वो हिटिंग कर रहे तो हाइड नहीं किया अपने आप को। आज मुझे लगा कि वो पुराने शाहीन शाह जो इंजरी से पहले शाहीन शाह थे वो नज़र आए। ऑलरेडी हमने देखा कुछ उनके अगेंस्ट हिटिंग भी हुई, बट वो पूरा जोर लगाते हुए नज़र आए। शायद आज उनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर था कि जब आप बॉलर फिटनेस को पूरा अपनी गेन कर लेता है तो उसका ऑटोमेटिकली जो कॉन्फिडेंस आता है, उसे पता होता है कि मैं जब जिस लेंथ पे जिस जगह पे बॉल कर जो लाहौर कलंदर है, अभी भी मैच में इनके पास एक आउटसाइड चांस है। उसकी वजह ये है कि वैसे तो स्टार्ट में तो 21 रन पे 4 विकेट्स गिर गई थी लाहौर कलंदर की 5.4 ओवर में, लेकिन जो शाहीन और हुसैन तलत की पार्टनरशिप है वो अभी तक चल रही है। 90 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है और आउटसाइड चांस है, मुश्किल है। जो अभी ने मजीद रन दरकार है, 18.18 रिक्वायर्ड रन रेट है और 97 रन इनको मजीद चाहिए 32 बॉलों पे। तो आउटसाइड चांस तो है लेकिन बड़ा मुश्किल है, बहुत अब मुश्किल हो चुका है। 97 रन पॉइंट ऐड करना चाहें तो राशिद खान ने हमने देखा कि हर मैच में अच्छा परफॉर्म किया, दोनों मैच, लेकिन जो उन्होंने ज़ल्मी के अगेंस्ट खेले उसमें उन्होंने 40+ रन कंसीड किए। और आज भी हमने देखा कि जब कॉलर ने और साइम अयूब ने उनके अगेंस्ट चार्ज किया तो राशिद खान पूरे वो डिस्ट्रैक्टेड नज़र आए और उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। इसका मतलब ये है कि अगर आप बॉलर की लेंथ को पिक कर लेते हैं, अर्ली पिक कर लेते हो और या उसको हैंड से रीड करते हो कि ये फ्लिपर कर रहा है, गुगली कर रहा है या लेग ब्रेक कर रहा है, तो ये क्वालिटी उस बैट्समैन की आई को भी आप दाद देंगे। कॉलर के पास भी हमने एबिलिटी देखी, आज साइम अयूब के पास भी एबिलिटी देखी। इवन सर हमने देखा कि ये बाबर जो है वो गुगली को पिक नहीं कर पाते और लास्ट 1 ईयर से या 2 ईयर से हमने देखा कि 80% जब भी स्पिनर आया उसने गुगली पे, राशिद खान की बात करें या आदिल रशीद की बात करें वर्ल्ड कप के अंदर, उन्होंने इसको ट्रैप किया बाबर को। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है आपके प्लेयर्स के अंदर, ख़ासतौर में मैं साइम अयूब की बात करूंगा जहां वो पेस अटैक को अच्छा खेल रहा है। उसके पास पूरा हमने देखा कि एक एबिलिटी नज़र आई कि वो स्पिनर को भी उतना अच्छा खेल रहा है। तो मेरा ख्याल है जिस तरह हमने हारिस की बात की, साइम अयूब को हमें लुक आफ्टर करना चाहिए, ऐसे बच्चे को साथ लेके चलना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपका फ्यूचर स्टार है। और हम होता क्या है कि कभी बहुत ऊपर ले जाते हैं, जैसे हैदर अली की प्राइम एग्जांपल है, किस तरह हमने उसको हाइप दी, सब कुछ किया, उसने भी अपने आप को वेस्ट किया, कभी किसी बैटिंग ऑर्डर पे, कभी दूसरे बैटिंग ऑर्डर पे, और इवेंचुअली आज आप देख रहे हैं कि वो फ्रेंचाइज के लिए भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये हमें बैलेंस आउट करना पड़ेगा मेरा ख्याल है दोनों पार्ट के। इन दोनों प्लेयर्स की, हारिस की बात कर लें, हम साइम अयूब की बात कर लें, टॉम कॉलर कैडमोर की बात कर लें, जो आज बड़ी मुझे सबसे अच्छी चीज़ इनकी इनिंग्स में लगी, हारिस तो इतना नहीं आज चले, लेकिन साइम अयूब और टॉम कॉलर कैडमोर की जो इनिंग्स में बैटिंग में मुझे बहुत चीज़ पसंद आई वो ये थी कि इन्होंने क्रिकेटिंग शॉट्स खेली जी। इन्होंने जो नॉर्मल स्लॉगिंग की जाती है उस तरह की इनकी शॉट्स नहीं थी, इन्होंने बॉल की लाइन और लेंथ के मुताबिक जो शॉट बनती थी मैरिट पे उन्होंने वो खेली जी। और साथ ही साथ इनकी जो आई है वो बहुत बॉल के बिल्कुल ऊपर होके इनका हेड होता है और बड़ा स्टैटिक होती है इनके। एज ए बैट्समैन आपकी जितना स्टैटिक होती है, जितना स्टेबल होता है आपकी आई है, जितना आपका फेस टुवर्ड्स बॉल, उतना अच्छा आप टाइम कर सकते हो, उतनी अच्छी हिटिंग कर सकते हो। ये दोनों में बड़ी मुझे खूबी नजर आई। और टाइमिंग पे इन्होंने रिलाई किया पावर की बजाय, तो दे हैव द इंग्रेडिएंट्स टू परफॉर्म एट एन इवन बिगर स्टेज। या एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि टॉम कॉलर कैडमोर जो है इसने अभी तक इंग्लैंड से डेब्यू नहीं की। हाँ, इतना टैलेंटेड प्लेयर है लेकिन
उनके पास इतना ज़्यादा टैलेंट है उनके पास। और जिस तरह लास्ट सीजन में हमने देखा कि हैरी ब्रुक ने शानदार परफॉर्मेंस की, वो टीम में आया। टिम डेविड ने हमारे PSL में परफॉर्म किया, वो ऑस्ट्रेलियन टीम में आए। तो हमें लगता है कि इस परफॉर्मेंस के बाद इंग्लैंड वाले इनको भी ज़रूर कंसीडर करेंगे। और ये पाकिस्तानी प्लेयर के लिए, इंटरनेशनल प्लेयर के लिए भी PSL एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है कि इस परफॉर्मेंस से आप उनकी अपनी टीम के लिए आप नाम बना लेते हो। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके देखते हैं कि लाहौर जोर शोर लगा के अपने टीम को जिता पाते हैं कि नहीं। मुश्किल लग रहा है वैसे तो। हाँ, मुश्किल तो काफ़ी है, बट अभी हम कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि हम लाहौर से हैं, शायद लाहौर कुछ कर पाए। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन, और आप देख रहे हैं PSL 8 स्पेशल ट्रांसमिशन। पॉइंट्स टेबल की तरफ अगर नजर दौड़ाएं तो देखते हैं जी क्या स्टैंडिंग चल रही है। मिराहिल, उसके वाले से जरा प्लीज जरा बताइए कौन टॉप पे है। बिल्कुल, चल के देख लेते हैं कि अब इस वक्त क्या सूरत हाल है पॉइंट्स टेबल की PSL सीजन 8 की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी तक लाहौर कलंदर्स अनबीटेबल है। आज के मैच के बाद तो अब नहीं हमें पता कि वो आज हारते हैं या जीतते हैं, लेकिन अभी तक वो 7 मैचेस खेल चुके हैं और 6 वो जीत चुके हैं, सिर्फ 1 वो हारे थे। 12 पॉइंट्स के साथ दे आर लीडिंग। सेकंड नंबर पर हम देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। 7 मैचेस वो खेल चुके हैं, 5 जीत के और 2 हारे उन्होंने, वो 10 पॉइंट्स पर हैं। थर्ड नंबर पर हम देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स। दे हैव प्लेड 7 मैचेस, 4 उन्होंने जीते, 3 हारे, 8 पॉइंट्स पे हैं वो। चौथे नंबर पर हम देख रहे हैं पेशावर ज़ल्मी। 6 मैचेस खेले उन्होंने, 3 जीते, 3 हारे और वो हैं 6 पॉइंट्स पे। फिफ्थ पे हम देख रहे हैं कराची किंग्स। अनफॉर्चुनेटली 9 मैचेस वो खेल चुके हैं, अपने मोस्ट उनके मैचेस प्लेड हैं, लेकिन सिर्फ वो 2 जीत चुके हैं और वो 7 के साथ हार चुके हैं। 4 पॉइंट्स हैं उनके अभी। और लास्ट पे हम देख रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स। 8 मैचेस वो खेल चुके हैं, 2 जीते, 6 हारे और उनके भी हैं 4 पॉइंट्स। तो इस पर ये सूरत हाल है इरफान। इस वक्त मैच चल रहा है लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी का। इसमें एक अच्छी चीज ये नजर आ रही है कि अब एक हंट के अंदर सारे होंगे कि हम टेबल के ऊपर टॉप पे भी फिनिश करें। जिस तरह मैंने कल भी जिक्र किया था कि फिनिश टॉप पे करने का बेनिफिट ये है कि आपके पास एलिमिनेटर राउंड के अंदर जाके, प्लेऑफ में जाके, अगर आप पहला मैच हार जाते हो तो आप एलिमिनेटर के अंदर जाके फिर आप सेकंड मैच खेल पाओगे। क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2 होगा जब। तो अगर आप सेकंड या थर्ड या फोर्थ नंबर पे होते हो तो फिर आपके पास पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, फिर आप जो है अगर हार गए तो यू आर आउट ऑफ द इवेंट। तो ये मेरा ख्याल हर टीम की कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरह हम पॉइंट टेबल पे टॉप पे फिनिश करें, ताकि हमारा जो एक चांस, एक मैच अगर लेट्स सपोज हार भी जाते हैं तो हम इवेंट से बाहर ना, और सेकंड फाइटिंग चांस उनके पास, इनके पास एक आउटसाइड चांस फिर होता है सेकंड मैच के थ्रू कि आप उसमें जाके टैकल कर सकते हो। अभी मैच है इसमें जो करंट सिचुएशन है 135 और 4 है लाहौर कलंदर्स। उनको 4 ओवरों में 23 बॉल्स पे 73 रन चाहिए और अभी भी शाहीन और हुसैन खेल रहे हैं, तो देखें बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल में तो अब दिस गेम हैज बीन डन एंड डस्टेड, बट यू नेवर नो इन क्रिकेट, कुछ भी एनीथिंग कैन हैपन। क्रिकेट जैसे कहा जाता है क्रिकेट बाय चांस है, बट रियलिस्टिकली देखा जाए तो मेरा ख्याल है इट्स टू डिफिकल्ट, क्योंकि 20 का एवरेज रिक्वायर्ड है, तो वो बहुत एक मुश्किल टास्क नज़र आ रहा है इनके लिए। बाकी ये कि अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें लाहौर कलंदर की बैटिंग के हवाले से, तो आज हमने देखा कि इनके तमाम बैटर जो है वो कोलैप्स कर गई बैटिंग लाइनअप। पहले शावेज की बात करें, इमर्जिंग प्लेयर थे, 6 पूरा ओवर उन्होंने मेडन खेला और लास्ट बॉल पे अरशद इकबाल भी नहीं आज चल सके। फखर भी जिन पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं वो, और देखते हैं कि फखर एक ऐसा प्लेयर है जो डेविस्टेटिंग हिटिंग करते हैं, जो दोनों टीमों के लिए बड़ा क्रूशल है। इस सेंस में अगर लाहौर जीत जाते, किसी तरह जीत जाते, तो इन्होंने अपना टेबल टॉप करने के इनके चांसेस तकरीबन 80-90% हो जाने थे। और पेशावर ज़ल्मी के लिए इसलिए क्रूशल था कि अगर वो हार जाते तो कोयटा के पास मौका मिल जाना था कि वो 4th पोजीशन पे इनको ओवरटेक कर सकते। तो अभी जो सूरत हाल है, इससे तो ये लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी अगर जीत जाएंगे तो फिर कोयटा के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 4th पोजीशन पे फिनिश आज वैसे अब्दुल्ला शफीक भी नहीं चले, विच इज़ एस्टोनिशिंग, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक हम देख रहे थे कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे सारे मैचेस में, बट अनफॉर्चुनेटली आज अब्दुल्ला शफीक और सैम बिलिंग के आने से इनकी टीम का जो बैलेंस था वो बड़ा जबरदस्त हो चुका था। और बैटिंग लाइन हमें लगता था लाहौर की थोड़ी वीक है, बट इन दोनों के आने से काफी इंप्रूव नजर आ रही थी। बट हमने देखा कि आज वहाब रियाज को थोड़ी दाद देनी पड़ेगी। आज उन्होंने बड़ा अच्छा स्पेल किया, फखर को आउट किया, वेरी नेक्स्ट बॉल पे उन्होंने सैम बिलिंग को पहली बॉल पे आउट कर दिया। तो वहाब का परफॉर्म करना मेरा ख्याल है पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, और आज की परफॉर्मेंस के बाद उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बेहतर हुआ होगा। शाहीन अफरीदी को भी उन्होंने ही आउट किया है, उन्होंने आउट किया, उन्होंने 5वीं विकेट भी गिर चुकी है। और ये मेरा ख्याल है, मैं बात कर ही रहा था कि उन्होंने बड़ा अच्छा, और शाहीन ने आज
36 बॉल पे 52 किया, 5 छक्के लगाए, 3 चौके। तो शाहीन एक चीज़ अच्छी ये कर रहे हैं कि वो अपने आप को लीड भी कर रहे हैं और प्लस अपनी बैटिंग को भी वो बेहतर करने के लिए अपने, और जैसे देखते हैं सिचुएशन, अगर टीम की रिक्वायरमेंट ऐसा सच नहीं है तो अपने आप को, जिस तरह शादाब को हमने देखा, ऊपर ला के अपनी बैटिंग को थोड़ा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम उनको मैच प्रैक्टिस मिले और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खेल पाए। जी सर, आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहें इसमें? बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इनको लाहौर कलंदर को, हालांकि बेशक रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, 69 रन में 20 बॉल्स, 69 रन चाहिए 20 बॉल्स में, लेकिन सिकंदर रज़ा भी फॉर्म में है, हुसैन तलत भी फॉर्म में है। देखें, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। तो बट इज़हार अब रिक्वायर्ड रन रेट है ऑलमोस्ट 21 का, तो इस 21 पॉसिबल इन 1 ओवर? कुछ भी क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है। जिस तरह कल हमने गप्टिल को देखा, 70 रन उन्होंने किए तकरीबन 4 to 5 ओवर्स में। उन्होंने एक ओवर में तो 24 रन भी किए थे कल गप्टिल। हाँ वो है, लेकिन अगेन अब 5 विकेट्स गिर चुकी हैं और 20 बॉल्स पे 69 का टारगेट इज टू डिफिकल्ट टू मेक इट। बट अगेन एज वी सेड अर्लियर कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बट रियलिस्टिकली देखा जाए तो बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है कि आज एक वो अपसेट नजर आ रहा है लाहौर के साथ है ना, हम तो चाहते हैं कि किसी तरह लाहौर कम बैक कर ले। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उसमें थोड़ी सी अगर हम बात करें लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर, तो हमने देखा कि बॉलिंग लाइनअप भी उनकी लाहौर कलंदर की आज उस तरह क्लिक नहीं की जिस तरह हमने राशिद की बात की, उनको बहुत रन कंसीड हुए। इसी तरह हमने देखा वीजे ने भी 4 ओवर में 39 रन उन्होंने कंसीड हुए, जमान को भी 2.3 ओवर में 30 कंसीड हुए, सिकंदर रज़ा ने एक ही ओवर किया, वो 21 रन उनके खिलाफ बने। फिर इस हारिस ने और शहीन ने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 31 और रिस्पेक्टिवली 35 रन दिए। बॉलिंग तो आज जो सबसे अच्छी थी वो शाहीन शाह अफरीदी की थी। मुझे मसला नजर आया ना लाहौर कलंदर का, उनकी फील्डिंग बड़ी ऑर्डिनरी थी। उन्होंने कैचेस बहुत छोड़े थे, इन्होंने कम से कम 4-5 कैचेस तो छोड़े हैं लाहौर कलंदर ने। अगर आप एक कैच छोड़ रहे हो तो आप दूसरी टीम की टोटल में कम से कम 10-15 रन ऐड कर रहे हो। अगर आप टाइमली कैच ले और आपके बैट्समैन आउट होते रहे, और इस तरह के प्लेयर्स जो आपको इनको मौका दो तो ये आपको ज़रूर लाजमी पनिश करते हैं। तो अगर बॉलर्स जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, लेकिन अगर फील्डर्स उनके कैचेस ना लें तो बॉलर्स का भी मॉरल डाउन होता है, और जो अपोजिंग टीम के बैट्समैन होते हैं वो भी उस पर आपको पनिश करते हैं। रन रेट थोड़ा और कंटेन कर सकते थे। जो 30-40 एक्स्ट्रा स्कोर आज लाहौर कलंदर्स को पड़ा इसी वजह से कि उन्होंने कैचेस नहीं लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा ख्याल है कि क्रिकेट में माना जाता है कि आपके लिए कई दफ़ा जब आप कंटिन्यूसली मैचेस जीत रहे होते हो तो एक आधा और डे जरूर आता है, तो लाहौर के अंदर ये चाहेगा कि ये ग्रुप स्टेजेस के अंदर ही आ जाए। हमें याद होगा कि अगर लास्ट पिछले PSL को हम रिकॉल करें तो मुल्तान सुल्तान अपने तमाम मैचेस जीत रहे थे और फाइनल में लाहौर से वो हार गए। तो लाहौर के अंदर के लिए एक ये सेकंड अगर आप देखा जाए तो उनके लिए वेकअप कॉल भी हो सकती है, क्योंकि जब आप तमाम सिचुएशन में मैच जीत रहे हो तो आप कई दफा प्लेसेंट हो जाते हो, आपको लगता है कि मैच आज का उनके लिए नजर बट्टू बन जाएगा। तो वो आपके लिए, प्लेयर्स के लिए एज अ टीम, आपको ना कई ऐसी लूप होल्स होते हैं, आपकी डेफिशिएंसीज चल रही होती गेम के अंदर जो आप ओवरलुक कर देते हो, एक्सपोज नहीं हो रही होती। जब वो आप विकेट्स नहीं मिलती तो फिर आपको लगता है कि यार ये हमारी मिस्टेक थी, आप उसको हाईलाइट करते हो। तो ये मेरा ख्याल है कि इनके लिए अच्छा। लाहौर कलंदर अभी भी जान मार रहे हैं, इन्होंने 17 ओवर में 14 रन किए हैं। इजहार का दिल पता चल रहा है कि मुकम्मल तौर पर लाहौर कलंदर्स के साथ है। अभी 17th और 18th ओवर की पहली बॉल पे भी तलत ने छक्का मार दिया, तो 57 रन चाहिए 17 बॉल्स में। दे स्टिल इन दिस गेम। हां, दे आर स्टिल इन द गेम, एज वी सेड कि क्रिकेट में यू नेवर नो क्या हो जाए। और खास दोनों बैटर बड़े अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। हुसैन तलत, ये पहली उनकी इनिंग्स अच्छी चल रही है। अभी तक हमने देखा था कि बैटिंग में कोई ऐसा वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। लास्ट सीजन में हमने देखा था ये पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे थे, इस दफ़ा लाहौर ने इनको पिक किया। और एक मेरा मानना ये है कि बड़ा ये अनलकी किस्म के ये प्लेयर रहे, हमेशा डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं और PSL की बात कर लें, डोमेस्टिक सर्किट में बात कर लें, परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे ही टीम में कमबैक करते हैं तो टीम में आगे इनसे परफॉर्म नहीं होता। पता नहीं क्या जिंक्स इनके साथ अटैच है कि किसी तरह ये वो चीज़ नहीं कर पाते। बट अभी फिर एक दफ़ा वो नज़र आ रहा है कि ये इनके पास शॉट्स भी हैं, बॉलिंग भी रीजनेबल कर लेते हैं, प्लस फील्डर भी बड़े अच्छे तगड़े फील्डर हैं। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स इनके पास एक कॉम्पैक्ट ऑलराउंडर के मौजूद हैं। बिल्कुल। और अभी जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा बॉलर ऑलराउंडर जिससे हम कहें कि ये टीम को लंबा सर्व करेगा। जैसे फ़हीम अशरफ की बात की, परमानेंट मेंबर थे 3-4 साल, अब साल डेढ़ से नहीं है। फिर वसीम जूनियर को चांस दिया गया, साल डेढ़ से वो कर रहे थे, अब वो उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस हो रही है कि इस्लामाबाद वाले भी नहीं इनको खिला रहे। तो ये फिर आमिर जमीन की बात करें, ये भी बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्म करते हैं। तो हुसैन तलत के पास एक चांस है
कि अगर वो इस PSL के रिमेनिंग मैचेस के अंदर कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं तो वो पाकिस्तानी टीम के लिए भी कमबैक कर सकते हैं। जहाँ बात हो रही है हारिस को चांस दिया, चाहे अभी से हमारे अफगानिस्तान की सीरीज़ आ रही है, आज़म खान की बात की जा रही है, आज़म खान को डेफिनेटली चांस मिलना चाहिए। मोहम्मद आमिर के लोग स्पोर्ट में बात कर रहे हैं कि अब उनको कमबैक करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये लड़का भी नॉक कर रहा है और इसी तरह फ़हीम भी कर रहा है। फ़हीम ने भी बड़े अच्छे 2-3 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिताए हैं। और मैं बड़ा प्लेयर हमेशा उसी को कहता हूँ जिसकी परफॉर्मेंस से टीम जीते, चाहे वो 20, 30, 40 रन भी हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। चेज़ करते हुए अगर आपको वो टीम को जिता रहे हैं, उस परफॉर्मेंस से टीम जीत रही है, तो मेरा ख्याल है वो आप उसको उस सेंचुरी से ज़्यादा बड़ा रन कंसीड करेंगे, इम्पोर्टेंस देंगे जिससे आपकी टीम विक्ट्री जीत ली है। विराट कोहली की बात करते हैं, ब्रायन लारा की बात करते हैं, इंजमाम की बात करते हैं, ये लेजेंड्स इसीलिए इनको माना जाता है कि जब ये खड़े होते थे तो फिर अपनी इनकी टीम को पता होता था कि माइकल बेवन, स्टीव वॉ, ये भी 2 ऑस्ट्रेलियन ऐसे नाम थे कि ये 90% अपनी टीम को जिता के फिर आते थे। ये गिव अप नहीं करते थे कि हम जी एंड में नहीं कर पाए, क्यों नहीं हो सका, दे डोंट हैव अ सेकंड एक्सक्यूज। तो ये मेरा ख्याल है लड़कों के पास एक पूरा चांस है PSL, इनको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए और हमारे सीनियर प्रोस को भी चाहिए। जिस तरह हमने बाबर की बात की, रिजवान की बात की, इनको भी ऐसे चैलेंज अपने आप को लेने चाहिए। ये छोटे छोटे चैलेंज, ये बच्चे मुझे नज़र आ रहा है कि ये 3-4 जैसे लड़कों की बात की, इनके पास ये पूरा पॉसिबिलिटी, इनके अंदर वो तमाम वो एबिलिटीज़ मौजूद हैं कि ये दुनिया के किसी भी स्टेज पे जाके सर्व कर सकते हैं, क्योंकि दिलेरी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अपडेट देना चाहूँगा, 18th ओवर की 5 बॉलें हो गई हैं। इन 5 बॉलों में लाहौर कलंदर ने 17 रन किए हैं और अब इन्हें 46 चाहिए 13 बॉल्स में। आउटसाइड चांस है बट दे स्टिल इन द गेम। अगर आज लाहौर कलंदर जीत गए वो खाली इजहार की वजह से होगा। चले एक और विकेट भी गिर चुकी है, रजा अभी आउट हो चुके हैं। तो लेकिन मेरे ख्याल में जहां लाहौर कलंदर के फैंस चाह रहे होंगे कि लाहौर कलंदर जीते, वहाँ ही कोयटा ग्लैडिएटर्स फैंस के भी फैंस दुआ करे होंगे। क्यों ना ऐसा करें कि ब्रेक ले लें, ब्रेक में अब दुआ कर लेते हैं तो दुआ करके फिर ब्रेक से वापस आते हैं तो शायद मिरेकल हो जाए। अभी लग तो बड़ा मुश्किल है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आके देखते हैं इजहार साहब की दुआ पूरी हुई है कि नहीं। स्टे विद अस। Once again, welcome back Sports On and you're watching PSL 8 special transmission। आज भी मैच खेला जाएगा जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान। दोनों बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेल रही हैं, इस पे भी डिस्कशन करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आपने इजहार साहब से पूछा नहीं वो दुआ कितनी करके आए हैं। नहीं, अभी मैंने कहा इनकी दुआएं चल रही हैं। अभी भी चांस बहुत मुश्किल है, एक और आउट हो गया, अब तो बहुत मुश्किल है। नहीं, आप आखिरी बॉल तक रखे। 42 रन चाहिए 10 बॉल्स में, तो बहुत मुश्किल। आउटसाइड चांस आप कहते जा रहे थे। नहीं, अब तो बहुत मुश्किल हो गया। चले तो 7 विकेट्स कर गई हैं। अब मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि अगर पेशावर ज़ालिमी मैच जीत जाते हैं और लाहौर कलंदर आज का मैच हार जाते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन उनके पास अभी भी चांस है, 2 मैचेस उनके रिमेनिंग है। देखिए, जब वो वैसे तो रियलिस्टिकली लग रहा है कि नहीं होगा, बट टेक्निकली ऑन पेपर दे हैव स्टिल अ चांस। फिर पेशावर ज़ालिमी के 8 पॉइंट्स हो जाएंगे और कोयटा ग्लैडिएटर्स के 4 रह जाएंगे। दोनों मैच वो अपने जीते और ज़ल्मी अपने तीनों मैच हारे और बहुत ही बुरी तरह हारे। वो एक ये बहुत इफ्स एंड बट्स पे आ गए हैं। लेकिन वो जैसे पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप में कहा जा रहा है देयर इज नो चांस, तो एक पॉसिबिलिटी थी, वो उसको हराए तो हुआ ना, सारा कुछ हुआ। तो हम क्रिकेट में जब तक कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता जाता और या नहीं कर पाता, कोयटा वो आज कराची तो बाहर होगी है, आज के रिजल्ट के बाद हो जाएगी और कोयटा के पास एक छोटा सी रे ऑफ होप है, बट बहुत मुश्किल और इम्पॉसिबल वाला ही सिनेरियो नज़र आ रहा है। अच्छा, आज अगर देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, एक ऐसी साइड जिसको मैं हमेशा से डार्क हॉर्स कह रहा हूँ, ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड डेटाबेस भी इनको बोला जा रहा है कि उनको पता है क्लैरिटी के साथ हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। क्रेडिट हम बहुत ज़्यादा शादाब को, कल भी हमने बात की, एक ऐसा कैप्टन जो तमाम बॉक्सेस को टिक कर रहा है, अपने लड़कों को बैक कर रहा है, खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है, तमाम वो चीज़ें कर रहा है जो शायद दूसरा कैप्टन या दूसरी टीम शायद करने में रिलक्टेंट है, ये वो करते चले जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट के अंदर भी हमें नज़र आ रहा है। आल दो के विक्ट्रीज कई दफ़ा आपको मिलती हैं, कई दफ़ा नहीं मिलती, बट आपकी टीम का जो बैलेंस होता है, एक मोमेंटम होता है, वो हमें इस साइड में नज़र आ रहा है। और कंपैरेटिवली मुल्तान सुल्तान का देखें तो जो इन्होंने शुरू में पीक ली थी, एकदम इनको कोई 2-3 जॉल्ट लगे, अब वो डिक्लाइन की तरफ इनकी परफॉर्मेंस आ रही है और 2-3 मैच कंसेक्टिव ये हार चुके हैं। कैसे देखते हैं आज के मुकाबले को? बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। लाहौर कलंदर्स इस टाइम टॉप पे हैं और दोनों टीम्स ये चाह रही होंगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी और मुल्तान सुल्तान भी, कि लाहौर कलंदर्स ने जो स्लिप अप किया है उसका फ़ायदा उठाते हुए टॉप पे जाने की कोशिश करें। अगर हम पॉइंट्स टेबल देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10 पॉइंट्स हैं, इनके 8 हैं और इनके 8 हैं।
तो इन दोनों के पास मौका है कि ये अभी भी टेबल टॉप कर सकते हैं अगर ये बाकी मैचेस जीते, और ख़ास तौर पर जिस तरह लाहौर कलंदर ने स्लिप किया है तो एक रूम ऑफ अपॉर्चुनिटी इनके लिए निकल आई है। और जहाँ ये मैच इंटरेस्टिंग इस हवाले से भी बहुत होगा क्योंकि शादाब और रिजवान जो कि अच्छे दोस्त भी हैं, उनकी कैप्टनसी का भी आपस में बड़ा मुआवजना किया जाएगा। अभी तक हमें जो देखने को आया है कि रिजवान का थोड़ा मय्यड या कॉशियस अप्रोच है, मेरा शादाब का एक ऑल आउट अटैकिंग क्रिकेट वाला अप्रोच है। और इंटरेस्टिंगली हम सरफराज की बात करते हैं एज ए कैप्टन या इमाद वसीम की बात करते हैं एज ए कैप्टन, तो हमने देखा कि उनके पास बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी और बैटिंग डिपार्टमेंट में भी इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन इन दोनों के पास बॉलिंग में भी बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, शादाब के पास भी और रिजवान के पास भी, और बैटिंग में भी बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। और ये दोनों का किस तरह इस गेम को अप्रोच करते हैं, दोनों की स्ट्रैटेजी क्या होगी या टैक्टिक्स क्या होंगे बैटिंग के हवाले से भी और बॉलिंग के हवाले से भी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसको रिजवान को पता है कि शादाब ऑल आउट अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, तो ये इनको दूसरी तरफ एहसानुल्लाह भी है जो ऑन सॉन्ग है, उसामा मीर भी है जो मिडिल ओवर्स में मोमेंटम ब्रेक करता है, अब्बास अफरीदी भी है, तो ये बड़ा फैसिनेटिंग कॉन्टेस्ट होगा, मैचअप्स होंगे इंटरेस्टिंग 101 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। जो मुझे इन दोनों की टीम का अगर देखें तो दोनों बड़ी बैलेंस साइड नज़र आ रही हैं, ओपनिंग बड़ी अच्छी है दोनों साइड की, उधर मनरो है, इधर से रिजवान और शान मसूद हैं, फिर रिली रूसो आके बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक तरफ की ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो उनके बैटर्स बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, आजम खान है, मनरो है, दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान देखे जाए उनके बॉलर्स बहुत फॉर्म में अच्छे, एहसानुल्लाह है, अब्बास अफरीदी है, तो बहुत अच्छा दिलचस्प मैच होगा इनका। बिल्कुल, मुझे जो डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों साइड का, जहाँ से आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड को एज हासिल है वो मिडिल ऑर्डर का है। इस्लामाबाद यूनाइटेड हर मैच में देखे 200 भी चेस किया, 180 भी चेस किया, 190 तक भी गए, और आजम खान कर रहा है, फहीम पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 मैचेस के अंदर आसिफ अली ने बड़ा अच्छा चिप ऑन किया। तो इनका मिडिल ऑर्डर ऐसा है कि वो इनमें से कोई भी एक प्लेयर खड़ा हो जाए तो वो सिंगल हैंडली मैच को ले जाता है, ठीक है। फिर बैटिंग नीचे डीप 10वें नंबर तक जाती है, हसन अली 10वें नंबर पे आ रहे हैं, तो बहुत इनके पास डेप्थ है बैटिंग के अंदर। अगर आप कंपैरेटिवली जाएं, कंपैरिजन करें मुल्तान सुल्तान का, तो मुल्तान सुल्तान का टॉप ऑर्डर रन्स कर रहा है, जितने भी अभी तक मैचेस इन्होंने जीते हैं। रिली रूसो ने ऊपर से रन्स किए, रिजवान ने किए, 1-2 मैचेस में शान मसूद ने किए। लोअर मिडिल ऑर्डर इनका कोई ऐसा यूज हुआ नहीं, जब हुआ तो वो जिन मैचेस में उन पे बर्डन पड़ा तो वो एक्सपोज हो गए, वो रन्स नहीं कर पाए। जब राइली रूसो हमने देखा जल्दी आउट हुए तो उनका मिडिल ऑर्डर भी नहीं परफॉर्म कर और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कभी वो पोलार्ड को चांस दे रहे हैं, कभी ब्रेथवेट को दे रहे हैं, मिलर पे बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे थे, मिलर भी 1-2 मैचेस में चले, वो मिलर को कहा जाता किलर, वो उनके अंदर से वो किलर इंस्टिंक्ट अभी नहीं जाग रही। तो वो मेरा ख्याल है जो मिडिल ऑर्डर का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, और वही आप टीम देखेंगी सक्सेसफुल है जिनका मिडिल ऑर्डर चल रहा है। जैसे हमने कोयटा ग्लैडिएटर की अर्लियर बात की कि मिडिल ऑर्डर उनका नहीं चल रहा तो उनकी टीम ऊपर से कोई रन्स करे या ना करे, उधर आके वो जरूर फंस रहे हैं। इनकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है मुल्तान के लिए, और मेरे ज़राए के मुताबिक अभी तक शायद टिम डेविड ने ज्वाइन नहीं किया, और अभी क्लैरिटी नहीं आ पा रही कि क्या रीजंस हैं कि अभी तक क्यों ज्वाइन नहीं कर पाए, कि उनका ज्वाइन करना था, शायद कोई फैमिली की उनका है, क्योंकि अगर वो आते तो मेरा ख्याल है उससे इनकी टीम का जो एक कॉम्बिनेशन था। तो काफी लेट भी हो चुके हैं, ग्रुप स्टेजेस ऑलमोस्ट खत्म हो रही हैं। मिडिल ऑर्डर तो में भी इस्लामाबाद को एज हासिल है, लेकिन जहाँ बॉलर्स की बात करते हैं, बॉलर्स में नो डाउट मुल्तान सुल्तान के पास एहसानुल्लाह है, उसामा मीर है, अब्बास अफरीदी है, अनवर अली है, और अब तो खुशदिल शाह भी ठीक बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन जो आप बॉलिंग लाइनअप देखते हो एज अ कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप और ऑप्शंस देखते हो, उस पहलू में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को एज हासिल है। फजल हक फरूकी फॉर्म में, रुमान रईस न्यू बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग करें, हसन अली फॉर्म में, बशर खान ने पिछले मैच में विकेट्स ली, फहीम अशरफ भी फॉर्म में है, तो शादाब खान, तो एज अ कंप्लीट बॉलिंग यूनिट भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुल्तान सुल्तान से बेहतर है। तो इन दोनों डिपार्टमेंट में आज के मैच में मेरे ख्याल में ऑन करंट फॉर्म तो हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को एज देंगे, लेकिन क्रिकेट बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, किसी भी दिन कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे लग रहा है कि ये कंपटीशन जहां हम कैप्टन्स की बात करते हैं, फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं, उसामा मीर और हमें नज़र आएगा शादाब का भी पेचा पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि जिस तरह हमने देखा उसामा मीर टॉप 5 के अंदर भी नंबर 3 पे स्टैंड कर रहे हैं, बॉलिंग बहुत खूबसूरत कर रहे हैं। जब टीम यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा ना इजहार को एक सैड न्यूज़ दे दूं कि लाहौर कलंदर्स हार चुकी है, पेशावर ज़ल्मी 35 रन से जीत चुकी है, ये अभी अभी हमें मालूम हुआ है। तो इस पे आई होप आप ज़्यादा मायूस नहीं होंगे, और
चले बेहतर आगे मैं भी दुआ करूंगा इस्लामाबाद हारे। नहीं नायल ने लाहौर को आज हराया, हराया, और मेरी भी पूरी दुआ होगी कि इस्लामाबाद को ऐसे ही है। चले या आप दोनों इस पे लगे रहे, हम कोशिश करते हैं कि मैचेस अच्छे हो। और मेरी तो विश है, वैसे मैं ब्रेक में भी आपसे बात कर रहा था कि सुपर ओवर में अभी तक कोई मैच नहीं हुआ, क्योंकि सुपर ओवर में आएगा तो फिर एक मजेदार किस्म का मुकाबला होगा। आई फील कि आई एक्सपेक्ट कि आज कोई ऐसा मैच हो जाए, दूसरा मैच में चले। पहले मैच तो इतना क्लोज नहीं हो पाया कि वैसे सुपर ओवर में इस्लामाबाद जाए। यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान्स में हाँ, ये बड़ी है तगड़ी तो, साइड्स है, दोनों दोनों बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं, तो अगर सुपर ओवर तक जाए मुकाबला तो मेरा ख्याल है फिर तो मजा दोबारा सही हो कह रहे जाए। हैं। और जो लाहौर कलंदर की आज की हार है, इसको मैं एज कह लेंगे अच्छा हो गया कि अभी हार गए हैं, क्योंकि अभी जो आखिरी मैचेस आएंगे और अभी भी अगर डिस्पाइट देयर डिफीट टुडे they still at the top of the table, and probabilistically speaking they still have the best chance of finishing the PSL at the top of the table। जी तो अच्छा है उन्हें कभी शॉक मिल गया, जो उनकी गलतियां उन्हें समझ आ गई हैं अगले मैच में, और अगले जो बाकी जितने भी रिमेनिंग मैच हैं होपफुली अगर ये टॉप करते हैं तो शायद दे विल जस्ट हैव टू प्ले 3 और 4 मोर मैचेस, वो सारे जीतेंगे और दोबारा PSL को ताज चले अपने ये हम साथ ट्रू लाहौर कलंदर के हम फैन है। आपको बिल्कुल आपकी दुआओं में आपके साथ रहेंगे जी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि उसामा मीर और जो शादाब के हवाले से इनका भी बड़ा एक कंपटीशन आ गया, क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि शादाब को 3-4 साल से किसी ने उस तरह की टक्कर दी नहीं थी, बिल्कुल तो कोई ऐसा लेग ब्रेक बॉलर आए जो अच्छी बॉलिंग कर रहा हो। उसामा मीर सर्किट में तो हम इसको 6-7 साल से फॉलो कर रहे हैं, बट जो इन्होंने 1 साल से हमने इनकी परफॉर्मेंस को देखा कि बड़ा अच्छा अपने को ग्रूम किया। पाकिस्तान की तरफ से भी रिसेंटली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने डेब्यू भी किया और हर मैच में इम्प्रूव बॉलर नजर आ रहे हैं। हाइट लंबी है, लूप अच्छा है, लेग ब्रेक बड़ा अच्छा है, गुगली बहुत अच्छी है। और उस्मान कादर की हमने प्रॉब्लम नजर आई, वो भी अच्छे थे, लेकिन उनका जो लाइन और लेंथ का मसला था वो बहुत सीवियर था, जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर टीम में खेल नहीं पाए। तो ये भी आज इन दोनों का भी आपस में मैच होगा कि कौन ज्यादा विकेट्स लेता है, कौन टाइट बॉलिंग करता है। तो ये मेरा ख्याल है कि PSL और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है कि प्लेयर्स इन बिटवीन भी एक इनका आपस में मुकाबला हो रहा हेल्दी है। कंपटीशन हमेशा अच्छा हाँ, होता अच्छा है। होता है। इससे बेहतर से बेहतर हमारे परफॉर्मेंसेस हम देखते हैं। आज ठीक। कौन जीत रहा है वैसे नहीं, इरफान? पहले तो आप दोनों बताए ना, मैं एंड में बताऊंगा क्योंकि एंड में मेरी प्रेडिक्शन ठीक जाएगी। इंशाल्लाह आज इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत रहे हैं। मैं वैसे प्रेडिक्ट इस्लामाबाद कर रहा था, लेकिन अब इसने इस्लामाबाद कर लिया, तो इसलिए मैं मुल्तान की अब मैं क्या करूं, आप दोनों ने एक कर लिया, मैं किसी तरफ नहीं जाता जी। मैं रेफरी रहता हूँ, आप सुपर ओवर मैं सुपर ओवर की प्रेडिक्शन करता हूँ कि काश मैं दुआ करता हूँ कि सुपर ओवर हो, और उसके लिहाज से फिर देखें। लाहौर के अंदर का हमने डिस्कस कर ही लिया, वो आज का मैच हार चुके हैं। ये मैच देखते हैं मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का कौन सा रहता है। और लास्ट नोट पे वुमेन टीमें भी आ चुकी हैं बिल्कुल, और उनके नुमाइशी मैच 3 खेले जाएंगे और इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस भी जारी है। और पहला मैच हम देख रहे हैं कि परसों खेला जाएगा, उस पर भी बड़ा ज़्यादा। उस वाले से कोई लास्ट नोट पे कहना चाहें कितने ये excited बहुत हैं? अच्छा इनिशिएटिव है PCB का कि जहाँ PSL का तो धूमधाम है ही, हर कोई एक्नॉलेज करता है कि इट इज़ वन ऑफ द टॉप फ्रेंचाइजीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर ये विमेंस क्रिकेट को भी प्रमोट कर रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जी बिल्कुल। मनाहिल, कल पहला मैच हमें देखने को मिलेगा, वुमेन एग्जीबिशन मैच, और बहुत अच्छी बात है। वुमेन को भी हमें एम्पावर करना चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए कि आप आ सकते हैं, आप हर चीज़ में आ सकते हैं, क्रिकेट क्या, फुटबॉल हो, हॉकी हो, एवरीथिंग। तो ऑल द बेस्ट फॉर द वुमेन क्रिकेट टीम। इंशाल्लाह उनका भी बहुत अच्छा मैच होगा कल। चलिए जी, कल हम वो भी देखेंगे और जो कल मुकाबला होगा उससे वाले से भी डिस्कशन करेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम पे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।